हेलो बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम सब अपवर्तन देख चुके थे। आज देखेंगे अपवर्तन के नियम। तो आज अपना पहला हेडिंग रहेगा अपवर्तन के नियम। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि अपवर्तन के कितने नियम होते हैं तो आप आंसर दीजिएगा अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, वो दोनों नियम तो यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन आप पहले अपवर्तन देखिए। अपवर्तन करना हम आपको कल बताए थे। अगर ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है, और हम आपको ये भी बताए थे कि अपवर्तन के लिए 2 माध्यम का होना आवश्यक है। विरल माध्यम वो माध्यम होता है जहां प्रकाश की चाल अधिक होती है, सघन माध्यम वो माध्यम होती है जहां प्रकाश की चाल कम होती है। ए आई प्रकाश की किरण यहां टकराएगी तो यहां आपको देना होता था लंब। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर हम आपको क्या बताए थे। सघन किधर है? ऊपर है विरल, नीचे है सघन, तो सघन नीचे है, इसलिए किरण भी कहां आएगी? नीचे की तरफ। ठीक है, एक और ग्राफिक बताते हैं। यहां ले लेते हैं सघन और ये ले लेते हैं विरल। ठीक है, ये आई प्रकाश की किरण, जहां टकराएगी आप वहां डाल दीजिएगा लंब। ठीक है, असल में प्रकाश की किरण को जाना चाहिए कैसे? ऐसे, लेकिन यहां पर जाएगी किधर को? अब आप देखिए, विरल है नीचे, ऊपर है सघन। सघन कहाँ? ऊपर, तो प्रकाश की किरण भी कहां जाएगा? ऊपर। ठीक है, तो उम्मीद है आप अपवर्तन करवाना बेहतर सीख गए। लेकिन ये जो हम बार बार ऊपर नीचे बोल रहे हैं कि किरण कभी नीचे आ जा रही है कभी ऊपर, तो हम अभी केवल ये बोलकर आपको बता रहे हैं कि जिधर आपको सघन लगे उधर की किरण झुका दीजिए। जैसे सघन ऊपर था तो किरण को ऊपर की ओर ले चल गए, और यहाँ सघन नीचे था तो किरण नीचे की ओर ले जाए। तो ये केवल याद करने के लिए ठीक है जो हम बोल रहे हैं कि जिधर सघन है उधर को किरण को घुमा दीजिए। ये बोलने के दृष्टिकोण से सही है, लेकिन याद करने के दृष्टिकोण से यह गलत है। ठीक है, अभी हम अपवर्तन के 2 नियम नहीं लिख रहे हैं, अभी केवल समझ रहे हैं चीजों को। तो यहां से हम पॉइंट लिख सकते हैं कि जब प्रकाश विरल से सघन की ओर आ रहा है तो अभिलंब की ओर मुड़ जा रहा है। ठीक है, और वही जब प्रकाश सघन से विरल की ओर आ रहा है तो अभिलंब से दूर जा रहा है। अभिलंब, ये भी अभिलंब। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं जब प्रकाश विरल से सघन में जाती है। ठीक है, यही लिख देंगे। देखिए, जब प्रकाश विरल से सघन में जाती है, ध्यान से देखिए, ये वाला कंडीशन है चित्र नंबर 1, विरल से सघन की ओर आ रही है, तो किधर की ओर मुड़ रही है? प्रकाश अभिलंब की ओर। यहां लिखेंगे प्रकाश अभिलंब की ओर। प्रकाश किरण ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जब प्रकाश विरल से सघन में आएगी तो किस ओर मुड़ेगी? तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर। देखिए, अभिलंब की ओर मुड़ी है। दूसरा चित्र से हम क्या लिख सकते हैं? जब प्रकाश विरल से सघन, अच्छा दोबारा वही लिख दिए हैं। जब प्रकाश सघन से विरल में जाती है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, जब प्रकाश सघन से विरल में आ रही है तब क्या रहा? अभिलंब से दूर जा रहा है, इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश किरण अभिलंब से दूर। ठीक है, देखिए, ये 2 पॉइंट को आप याद रखिएगा। जब प्रकाश विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर, और जब प्रकाश सघन से विरल में आएगा तब अभिलंब से दूर। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, हम आपको कल किरणों के बारे में बताए थे। ये आपतित किरण है, तो यहां जो कोण बनेगा आपतित किरण अभिलंब के बीच, इसे बोला जाएगा आई।
और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा इसे बोला जाएगा आर। ठीक है, यहां पर भी आई और यहाँ पे आर। ठीक है, ऐसे ही नीचे लिखते चलिएगा आप सब। अब यहाँ पे आई क्या बता रहा है, तो आई बता रहा है आपतन कोण को, आपतन कोण। और आर क्या बता रहा है, तो आर बता रहा है अपवर्तन कोण। ठीक है, आप नाम बेहतर जान गए। आई बता रहा है आपतन कोण और आर बता रहा है अपवर्तन कोण, सेम इस फिगर में भी। अब यहीं पर आप नीचे ही लिखते चलिएगा, क्योंकि जगह नहीं है, हम यहाँ पे लिखना पसंद करेंगे। ठीक है, आई और आर में क्या संबंध होता है, तो हो सकता है कि आई और आर एक दूसरे के बराबर हो, या हो सकता है कि आई बड़ा हो किससे, आर से, या हो सकता है कि आई छोटा हो किससे, आर से। तो ये तीन कंडीशन भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसी के नीचे आप लिख दीजिए। अभी हम अपवर्तन के नियम नहीं लिखे हैं, अभी अपवर्तन को नियम को समझने के लिए हम इतनी सारी बातों को लिख रहे हैं। ठीक है, अब अपवर्तन का पहला नियम हम लिखेंगे। ध्यान दीजिए क्या समझाया जा रहा है। ये आपतित किरण है। ठीक है, आपतित किरण, और ये वाला किरण कौन सा किरण है, अपवर्तित किरण। ठीक है, और इस किरण का नाम आपको बताए थे क्या, निर्गत किरण। आप भी चित्र बेहतर बनाइएगा ताकि चीजों को आप उसमें लिख सकें। ठीक है, निर्गत किरण, और इस बिंदिया को हम नाम बताए थे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। ठीक है, तो हम पहला नियम जो लिखेंगे उसे हम अभी ही समझा रहे हैं। देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों कहाँ है, तीनों एक ही समतल में है। तो पहला नियम यही बनेगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल पे होते हैं। ये अपवर्तन का पहला नियम है। क्योंकि जगह नहीं है इसलिए चीजों को मिटाएंगे सर, इतना दूर। ठीक है, अब आपको हम लिख के बता रहे हैं पहला नियम। तो पहला नियम समझिएगा, लिख देते हैं। ठीक है, ये रहा पहला नियम। अब दूसरा नियम देखते हैं। एक नया शब्द आएगा, जया। ठीक है, दूसरा नियम जब हम लिखेंगे तो आपके सामने एक नया शब्द आएगा, जया। और जया को हिंदी में, इंग्लिश में लिखा जाता है साइन। ठीक है, अब ये साइन क्या चीज है वो गणित में आप बेहतर देखेंगे। यहाँ पे हम आपको पहले बता दे रहे हैं कि साइन का हिंदी होता है जया। साइन क्या है, कोण का नाम है। ठीक है, जब आप क्लास 10th में आ ही गए हैं तो त्रिकोणमिति एक चैप्टर है, उसमें आप साइन के बारे में बेहतर पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं दूसरा नियम। ये आपतन कोण है तो इससे बोलेंगे आपतन कोण की जया। ये अपवर्तन का कोण है तो इससे बोलेंगे अपवर्तन कोण की जया। ठीक है, तो लिखते हैं। ठीक है, ये रहा दूसरा नियम। आपतन कोण की जया एवं अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, यानी साइन आई बटे साइन आर। नियतांक क्या लिखेंगे, ठीक है। दूसरा नियम यही है, साइन आई बटे साइन आर। नियतांक, नियतांक को या तो एन से सूचित करेंगे या म्यू से सूचित करेंगे। अब ये नियम क्या है इसे आप समझिए थोड़ा। ठीक है, ज्यादा डीप में तो नहीं समझना है यहाँ पे, लेकिन फिर भी कोशिश की जाए कि हम समझ लें। समझते हैं ऐसे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, जैसे हवा है, हवा में प्रकाश की चाल एकदम चल रही है सीधी। आप सब बेहतर जानते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी मार्ग में चलती है। ये हवा चल रही है। अब यहाँ पे हमने पानी लाया, ठीक है, और इसको जब पानी में ऐसे गुजारा, अब ये अपने मार्ग में परिवर्तन लाएगा।
ठीक है, ऐसे। ठीक, अब ध्यान से देखिए ये परिवर्तन आ गया। तो ये जो परिवर्तन आ रहा है ना, तो हम मेन अभिलंब के द्वारा ही देखते हैं परिवर्तन। जैसे यहाँ देखिए, ये विरल था, हवा समझ लीजिए, ये मार्ग ये सीधा चल रहा था प्रकाश, लेकिन जैसे ही दूसरे मार्ग में पहुंचा तो ये बदला। ठीक है, ये अपने मार्ग में परिवर्तन लाया है। ठीक है, तो ये जो परिवर्तन लाया है तो हम एंगल के अनुसार देखेंगे कि कितना कोण बदला है। ठीक है, तो ये है आर, और ये जिस कोण से आ रहा था तो इसको हम अभिलंब के द्वारा देखेंगे कि कितना कोण से आ रहा है। और ये जो चेंज आ रहा है, ये जो परिवर्तन मार्ग में जो परिवर्तन कर रहा है, असल में इसी परिवर्तन को दिखाने के लिए बताया जाता है साइन आई बटे साइन आर से, और इसे ही बोला जाता है नियतांक। असल में इस नियतांक का नाम भी आगे चेंज हो जाएगा, हम इसका नाम आगे जानेंगे अपवर्तनांक। ठीक है, तो ये जो परिवर्तन आ रहा है इसी को बोला गया है नियतांक। ठीक है, उम्मीद है शायद ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे जैसे। अब ये जानते हैं कि असल में ये नियतांक क्या है, क्या बता रहा है ये नियतांक। आगे जब हम अपवर्तनांक पढ़ेंगे तो ये दोनों चीज और बेहतर क्लियर हो जाएगा। आगे जब न्यूमेरिकल लिया जाएगा तो साइन आई बटे साइन आर शायद और ज्यादा क्लियर हो। फिलहाल इतना आप ध्यान में रखिए। अब इस नियतांक के बारे में जानते हैं कि असल में यह नियतांक क्या है। ठीक है, मिटोते हैं, लिखते हैं इस नियतांक के बारे में। ठीक है, ये जो नियतांक है इसे क्या बोला जाएगा, पहले माध्यम के सापेक्ष। मतलब अभी ये ध्यान से देखिए, ये जो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल थी इसके तुलना के अनुसार ये जो परिवर्तन आएगा, ठीक है, तो दूसरे माध्यम में जो परिवर्तन आ रहा है, तो इसी चलते यहां लिखा गया नियतांक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। मतलब इस दूसरे माध्यम के लिए पहला माध्यम क्या है, एक अपवर्तनांक है। ठीक है, इस शब्द का प्रयोग करेंगे अपवर्तनांक। आगे और भी क्लियर होगा कि असल में ये शब्द क्यों प्रयोग हो रहा और अपवर्तनांक क्या चीज होती है। क्या अपवर्तनांक कोई मान होता है? हाँ, होता है। तो जब आपके सामने मान आएगा, अपवर्तनांक का एक नई परिभाषा और बनाएंगे, तब आपको शायद बेहतर समझ में आ जाएगा। अभी तो साइन आई और साइन आर क्लियर नहीं हुआ है, शायद ये भी, और एक नया शब्द और आ गया अपवर्तनांक। इसे भी जानेंगे एक नॉर्मल परिभाषा द्वारा। ठीक है, आप नोट करते चलिए फिलहाल। अपवर्तनांक, ठीक है, इसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद चीजों को समझते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। अपवर्तनांक का परिभाषा हमने क्या लिखा, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, अपवर्तनांक। मतलब ये कि अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी अन्य माध्यम में। ठीक है, अपवर्तनांक बराबर हमने क्या लिखा, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, उसके बाद निर्वात से निकल कर कहाँ गया है, उसमें प्रकाश की चाल की क्या है, तो इन दोनों के जो अनुपात आएगा उसी को बोला जाएगा अपवर्तनांक। असल में ध्यान से देखिए, हमने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया निर्वात में प्रकाश की चाल, और चाल को चीजों को बेहतर हम याद रखते हैं। जैसे हम निर्वात में प्रकाश की चाल जानते हैं 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। अगर मान लिया जाए पानी की बात करें तो 2.25 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। अगर ये वाला आपको दे देता है, ठीक है, चाल, तो आराम से हम अपवर्तनांक निकाल ले, बट्टा करके काट के निकाल लेंगे। लेकिन अगर वही बोल दे इस तरह से कि जब कोई प्रकाश अगर चाल दे दे, जैसे मान लिया जाए ऐसे, सी निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, और वही आपको दे दे पानी में, पानी में होता है 2.25 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। और अब आपको अपवर्तनांक निकालने के लिए कहेगा, तब तो आप आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन यही बोले कि जब प्रकाश सी से पानी में चल गया,
ठीक है, जब सी से पानी में चल गया तो उस समय आई बन रहा था कितना, आपको दे दे कि आई बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, अगर मान लिया जाए पानी में जब गया तो अभिलंब के साथ अगर बोल दे कि आर बराबर बन रहा है 60 डिग्री, तब अवश्य स्थिति में एंगल के अनुसार तब भिड़ाना पड़ेगा साइन आई बटे साइन आर। तो उम्मीद है आप इस बात को बेहतर समझ गए होंगे कि साइन आई बटे साइन आर क्यों लिखा गया है, जिसे हम नियतांक बोले, और असल में इसी को अपवर्तनांक बोलते हैं, जिसे म्यू या एन, जिसे एन या म्यूज बताए थे यहाँ पे, एन या म्यू से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो साइन आई बटे साइन आर को उम्मीद है आप बेहतर समझ रहे होंगे। ठीक है, लेकिन ना यहाँ पे एक खास बात देखिए, हम किसी अन्य माध्यम में, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे क्या किया है कि निर्वात से प्रकाश आया है पानी में। ठीक है, तो ऐसा तो हमेशा नहीं होगा कि प्रकाश निर्वात से पानी में आएगा, हो सकता है पानी से कांच में जा रहा हो। तो क्या यहाँ पर भी जो अपवर्तनांक होगा पानी से कांच में, क्या उसे हम केवल अपवर्तनांक बोलेंगे? नहीं, अपवर्तनांक भी दो ही प्रकार के होगा सर। लिखते हैं पहले यहां, अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, और दूसरा निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक, अब ये सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है और निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, इसे समझते हैं। एक बात और, ये जो अपवर्तनांक लिखे हैं इसे सूचित किया जाता है म्यू से, म्यू से। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो अपवर्तनांक बराबर हमेशा आप सूत्र बोलेंगे यही, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल। या अगर आपसे कोई और पूछे कि बताओ अपवर्तनांक बराबर, अपवर्तनांक बराबर, ठीक है, और अगर आपके इस प्रश्न के अगर अपवर्तनांक का सूत्र ये वाला बताए, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी अन्य माध्यम प्रकाश की चाल, अगर वो इस उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो तब आप आंसर बताएंगे साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, तो नॉर्मल आप यही बताइएगा जब भी कोई आपसे कोई पूछे कि अपवर्तनांक बराबर बताओ सूत्र तो साइन आई बटे साइन आर होगा। ठीक है, तो खैर हम सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक को समझते हैं। ठीक है, आप यूं ही नीचे लिखते चलिएगा सर। ठीक है, इसे समझिए, सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल। मतलब कोई भी किसी अन्य माध्यम की प्रकाश की चाल की तुलना अगर हम निर्वात से कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि सापेक्ष अपवर्तनांक बता रहे हैं। ठीक है, और वही निरपेक्ष अपवर्तनांक, जैसे मान लिया जाए ऐसे पानी से प्रकाश आई किसमें, कांच में। अब बताइए यहाँ निर्वात तो है नहीं, अब चूंकि निर्वात नहीं है तो यहाँ जो अपवर्तनांक निकलेगा इससे बोला जाएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक।
ठीक है, तो आप सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक बेहतर समझ गए। सापेक्ष अपवर्तनांक में ऊपर में निर्वात में जरूर रहेगा प्रकाश की चाल, लेकिन निरपेक्ष अपवर्तनांक में कि कोई भी दो माध्यम हो सकते हैं। ठीक है, कांच से पानी में जा रहा होगा या पानी से कांच में जा रहा होगा, हीरा से कांच में जा रहा होगा या कांच से हीरा में जा रहा होगा। तो उम्मीद है सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक को आप बेहतर समझ गए। कुछ वस्तुओं का अपवर्तनांक निकाला गया है किताब में। ठीक है, जैसे हम ऐसे दिया, और जितना भी अपवर्तनांक हम अभी लिखवाएंगे, जैसे मान लिया जाए हम हीरा का अपवर्तनांक लिखाएंगे, तो हीरा का अपवर्तनांक लिखाएंगे 2.42। तो जितना भी हम अपवर्तनांक लिखाएंगे कुछ वस्तुओं के अपवर्तनांक, तो वो जो भी अपवर्तनांक लिखाएंगे हम वो सापेक्ष अपवर्तनांक लिखाएंगे। किससे तुलना करके? निर्वात से। ठीक है, लेकिन आपको ये भी जानना जरूरी था, इसलिए हमने लिखवा दिया। तो कुछ वस्तुओं के अपवर्तनांक है जो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, ये कुछ वस्तुओं का अपवर्तनांक है। वायु का अपवर्तनांक 1.003, बर्फ का अपवर्तनांक 1.31 और जल का अपवर्तनांक 1.33। वही केरोसिन का अपवर्तनांक 1.44 और हीरा का अपवर्तनांक 2.42। ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। पूछा जाता है कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है। अब एक बात और है जो आपको चर्चा कर ही देते हैं साथ में। ठीक है, यही आप समझिए। अगर आपसे कोई पूछे कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है? ठीक है, दोबारा सुनिए। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो इसका मतलब यह है, हम जब अपवर्तनांक आपको लिखाए थे, नियतांक आप देख सकते हैं जाके, नियतांक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, तो वहां से हम परिभाषा बना के लिख सकते हैं ऐसे, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हीरा की तुलना में निर्वात में प्रकाश की चाल, ध्यान से सुनिए, हीरा की तुलना में निर्वात में प्रकाश की चाल 2.42 गुना अधिक है। अगर उल्टा बोलना रहेगा इसका तो बोलेंगे हीरा में अपवर्तनांक 2.42 का मतलब है कि निर्वात के अपेक्षा हीरा में प्रकाश की चाल कम है। ठीक है, अगला फिर से अगर इसको समझे, वायु वाला, वायु का अपवर्तनांक 1.003 का क्या मतलब है? तो वायु का अपवर्तनांक 1.003 का मतलब यह है कि निर्वात में प्रकाश की चाल वायु से इतना गुना अधिक है। ठीक है, अगर जितना भी अपवर्तनांक लिखा हुआ है इतना ही गुना चाल अधिक होगा किसमें? निर्वात में, और इतना गुना इसमें कम है, ये बता रहा है अपवर्तनांक। ठीक है, तो हम एक सवाल है जो उसे लिख देते हैं, एक प्रश्न लेते हैं। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका क्या तात्पर्य है? इसका क्या तात्पर्य है? ठीक है, यहीं पे उत्तर हम ले देते हैं, हीरा का अपवर्तनांक। ठीक है, बाकी सबका आप इसी पूर्वक लिखेंगे। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका क्या तात्पर्य है? तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका तात्पर्य यह है कि हीरा के अपेक्षा निर्वात में प्रकाश की चाल 2.42 गुना अधिक है। किसमें? निर्वात में। ठीक है, बाकी सबको आप इसी प्रकार से बनाकर लिख सकते हैं। अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा बर्फ का अपवर्तनांक 1.3 है, तो इसका क्या तात्पर्य है, तो बिल्कुल इसी प्रकार आप बना के लिख सकते हैं। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। अगले वीडियो लेक्चर में हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे।